नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रिगार्डिंग हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 14 को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 5/12 और 10/21 का मैसे बताइए। मैसे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम HCF भी बोलते हैं। अब इनका मैसे कैसे निकालते हैं? देखो, जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर पार्ट है उसका निकाल दो HCF, न्यूमरेटर का HCF निकाल दो, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसका निकाल दो LCM। ठीक है। और अगर जैसे सपोज दैट इसमें LCM पूछा होता तो आप क्या करते? तो ऊपर वाले का LCM कर देते और नीचे वाले का HCF कर देते। जो भी फ्रैक्शन में इस तरह की वैल्यू दी होती है उसका इसी तरह से किया जाता है। अब 5 और 10 का HCF निकाल लेंगे और 12 और 21 का LCM निकाल लेंगे। देखो, 5 और 10 का HCF क्या आएगा? इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5 ही है। 5 से ज़्यादा कुछ कॉमन है ही नहीं यहाँ पे। और 12 और 21 का LCM निकालेंगे। 84 वो वैल्यू होगी जिसको 12 भी डिवाइड कराएगा और 21 भी डिवाइड कराएगा, और इससे छोटी कोई वैल्यू आएगी नहीं, इसीलिए तो इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। तो आप इसका आंसर कितना हो गया? 5/84। तो आपका आंसर कौन सा है? सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लैसे और मैसे क्रम से 300 और 15, जिसमें एक संख्या 75 है, दूसरी संख्या बताओ। देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनके दोनों की गुणा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, मतलब HCF और LCM के इक्वल होती है। पहली संख्या इसने दे रखी है 75 और दूसरी संख्या पूछ रहा है, मैंने x मान लिया। HCF कितना है? 300 और LCM कितना है? 15। ठीक है। x की वैल्यू आप निकाल लोगे तो 75 से ये कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा, और 15 चौका 60, मतलब दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी? 60 हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी के कार्य सामर्थ्य का अनुपात 2:1 है। इनकी जो कार्य क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, वो दे रखी है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करें तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखो, दोनों की कार्य क्षमताओं को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो 15 दिन में कितना काम करेंगे ये दोनों मिलकर? 45 काम करेंगे। और 45 काम को अगर मैं सिर्फ ए से कराता हूँ, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, कार्य क्षमता 2 है, तो 2 से कराऊंगा तो ये कितने दिन में करेगा? 22.5 दिन में करेगा। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन का? डी इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ए बी किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी को भी लगा दिया जाए तो वही कार्य 18 दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब अगर तीनों करें, ए बी और सी, तो 18 दिन में हो जाए। देखो, इनका एलसीएम कितना आएगा? 54। तो 27 दूनी 54 और 18 3 54। यहाँ पे ए बी सी की कार्य क्षमता दे रखी है तीनों की, 3 है, और ए बी की कार्य क्षमता कितनी दोनों की? 2 है। इसका मतलब अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? 3 - 2 = 1। तो सिर्फ सी की बचेगी, तो कितनी आ गई? 1। अब ये पूछ रहा है कि अगर सी अकेले उस कार्य को करे तो कितने दिन में पूरा कराएगा? टोटल काम कितना था? 54, जो हमने एलसीएम से निकाला था, और एक उसकी कार्य क्षमता थी, तो कितने दिन लगेंगे? 54 दिन ही लग जाएंगे सी को पूरा काम खत्म करने में। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी इसका आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यदि बाजार में सब्जी के दामों में 15% की कमी हो जाए तो घरेलू बजट अप्रभावी रखने के लिए इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए? देखो, 15% क्या होता है? 15% होता है 3/20। ठीक है ना? मतलब पहले 20 थी, अब 20 में 3 कमी हो गई, तो अभी कितनी बची? 17। ये प्राइस का रेशियो था। अब देखो, प्राइस का रेशियो अगर घट रहा है तो जो क्वांटिटी जो हम खपत कर रहे हैं वो बढ़ेगा, तो ये 17 से 20 हो जाएगा। तभी तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, जो भी हमारा खर्चा हो रहा था। पहले हो रहा था 340 और अभी भी होएगा 340। यही बोल रहे क्वेश्चन में कि घरेलू बजट को अप्रभावी रखना है। तो हमने पहले भी 340 खर्च किए, अब भी 340 खर्च किए, पर हमने खपत बढ़ा दी, 17 से 20 कर दी। तो 3 बढ़ाई हमने, और किस पे बढ़ाई? 17 पे बढ़ाई। तो 3/17 × 100, इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे। 17 से ही 11/17%। इसका कौन सा आंसर सही होगा? बी इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी। वह 30 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताओ। देखो, इसको पास होने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए थे, और इसको 30 मार्क्स तो आ भी गए। अगर इसको 20 मार्क्स और आ जाते, इसका मतलब ये पास हो जाता। और ये पास कितने नंबर पे होता? 40%। तो 40% की वैल्यू क्या आ गई? 50। और मेरे को निकालनी कितने परसेंट है? 100%। ये टोटल पूछ रहा है ना कितना है पूर्णांक। तो इसमें 2.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या 100 नहीं हो जाएगा? तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इसमें भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 125। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज अपना स्कूटर 12% की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य 95 रुपये अधिक रखता तो उसे 10% का लाभ होता।
मतलब 12% की जो लॉस थी ये भी कम हो गई और सीपी पे आ गया, और उसके बाद 10% का और भी प्रॉफिट हो गया। और इन दोनों को कैसे किया? सिर्फ 95 रुपये बढ़ा के। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि भाई 22% की वैल्यू क्या है? 95। ठीक है, और ये पूछ रहा है क्रय मूल्य, मतलब 100% पूछ रहा है। यहाँ पे 22% ऑफ सीपी क्यों है? ये डिफॉल्ट अंडरस्टूड ये क्यों है? बिकॉज आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो सीपी के ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो 22% ऑफ सीपी ही 95 होगा। तो 100% की हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 95/22 गुणा 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आएगा 431 सही 9/11 है। ठीक है ना? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप दूसरे तरीके से भी करना चाहते हो तो इस तरह से करते हो कि भाई 100 रुपये था सीपी, ठीक है, इसने क्या 12% की हानि पे बेच दिया, तो इसने 88 रुपये पे बेच दिया। अब ये कह रहा कि अगर ये 10% का फायदा ले तो 110 रुपये का होता, अगर 10% का फायदा होता। तो ये करने के लिए फायदा इसको 95 रुपये अधिक पे बेचना पड़ता। पर ये हमारे हिसाब से जो हमने रेशियो में वैल्यू मानी हुई है, जो हमने वैल्यू मानी हुई है रेशियो की, उसके हिसाब से तो ये सिर्फ 22 रुपये फालतू में बिक रहा था। पर ये कह रहा था कि 95 रुपये में बिकेगा। अब देखो 22 को 95 में आप कैसे बना सकते हो? 22 में आप 95/22 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22 से 22 कट जाएगा, 95 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने सीपी माना है वो भी सही नहीं है। उसको सही करेंगे कैसे? 100 में भी 95/22 से आप मल्टीप्लाई करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 431 सही 9/11। यहाँ पे भी वही आंसर है, यहाँ पे भी वही आंसर है। बात एक ही है, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कीजिए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने एक घड़ी 700 रुपये में खरीदी और 5% लाभ पर सोहन को बेची। कुछ दिन बाद सोहन ने उसी घड़ी को 10% हानि पर रीता को बेच दिया। अब बताओ कि रीता के लिए उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? देखो 700 रुपये की थी घड़ी, इस पे दो लोगों ने, एक ने प्रॉफिट कमा लिया, एक ने लॉस कमा लिया। तो 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20, मतलब 20 रुपये पे एक का फायदा। तो हमें फायदे वाली वैल्यू की तरफ जाना है कि भाई कितने का उसने फाइनली जो आंसर आया होगा वो फायदा इंक्लूड होने के बाद ही आया होगा। तो हमने 20 नीचे किया, 21 ऊपर किया। उसके बाद ये क्या कह रहा है? 10% की हानि पर रीता को बेचा। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 पे 1 रुपये का लॉस हो गया। तो इसने क्या 9/10 कर लेंगे भाई, 10 रुपये पे 1 का लॉस हो गया। तो ये जो अमाउंट आई, जिस अमाउंट पर रीता ने इस घड़ी को खरीदा था, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 661.50। मतलब आंसर कौन सा हो गया? डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। ए ने बी से 10,000 रुपये साधारण ब्याज पर लिए और 4 वर्ष बाद उसे 2,000 रुपये ब्याज के रूप में दिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो 4 साल में इसने कितने पैसे दिए इसको? 2,000 रुपये, मतलब 1 साल का कितना ब्याज होएगा? 500 रुपये। ठीक है, और 500 रुपये कितने पे दिए थे? 10,000 रुपये पे, मतलब 500 रुपये दिए थे 1 साल में और कितने रुपए पे? 10,000 पे। तो इसका कितना परसेंटेज है? मतलब ये 5% है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1,000 और 7 वर्ष में 1300 हो जाता है। मैंने माना पी कोई अमाउंट थी, ये 5 साल में क्या हुआ? ये 1,000 रुपये बन गई, और 7 साल में क्या हुआ? ये 1300 रुपये हो गई। पर आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक तो इसको 2 साल ही लगे, और ये 2 साल में 1,000 रुपये थे, ये 1300 बन गए। इसका मतलब 2 साल में 300 रुपये इसको ब्याज मिल गया। तो 2 साल में अगर 300 रुपये ब्याज मिल रहा था तो 1 साल में कितना मिलेगा? 150 रुपये। और यहाँ पे 5 साल इसने रखा था, तो 5 साल में कितना था? 750 रुपये हो गए होंगे। इसका मतलब पी में अगर 750 जोड़े तब 1,000 आ रहा था, तो 1,000 में से अगर मैं 750 घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरा प्रिंसिपल यहाँ पे कितना था। तो 250 रुपये था। यही पूछ रहा है मूलधन कितना था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 हो जाती है। देखो पी कोई धनराशि थी, 8 वर्ष में क्या हुआ? ये 2900 रुपये हो गई, और कह रहा है 10 वर्ष में 3,000 हो जाती है। अगर मैं 10 वर्ष दूं तो ये कितनी होगी? 3,000। पर देखो आप यहाँ 2 साल ही लगे इसको सिर्फ, और ये 2 साल में 2900 का कितना हो गया? 3,000, मतलब 100 रुपये मिले। तो 2 साल का कितना? 100 रुपये। तो 1 साल में कितना होएगा? 50 रुपये। और यहाँ पे कितने साल दिए थे? 8 साल। तो 8 साल में कितने हो गए होंगे? 8 पंजे 40, मतलब 400 रुपये। तो यहाँ पे 400 रुपये ब्याज के मिले हुए हैं। तो मैं प्रिंसिपल अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा? 2900 में से 400 माइनस कर देता हूँ, तो क्या आ गया? 2,500 रुपये। मतलब प्रिंसिपल कितना है? 2,500 रुपये। अभी पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताओ। देखो 50 रुपये मिल रहे थे 1 साल में, तो 50 रुपये 2,500 रुपये का कितने % है? यही तो हमको निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 जीरो गई यहाँ से, और ये हो गया 25 दूनी 50, मतलब 2% आ गया इसका आंसर।
12वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसकी सारी साइड सेम होती है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी सारी साइड। इससे भी पहले हम परिवृत्त और अंतःवृत्त के बारे में बात करते हैं। देखो परिवृत्त क्या होता है, जब किसी त्रिभुज की जो साइड होती है, भुजाएं होती है, इनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया जाए, इस तरह से कट किया जाए और ये परपेंडिकुलर हो और हाफ भी हो, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं इसको परिवृत्त बोलते हैं। और ये जो होती है ये इसकी त्रिज्या होती है और ये इसका परिवृत्त होता है, जिसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। अंतःवृत्त में क्या होता है, त्रिभुज के जो अंदर के कोण होते हैं उनको बाइसेक्ट करते हैं। तो जो एंगल बाइसेक्टर के बाद जो मिलता है पॉइंट, उसको हम बोलते हैं अंतःवृत्त, और ये इसकी हो जाती है त्रिज्या। और इससे इस तरह से एक अंदर जो वृत्त बनता है उसको अंतःवृत्त बोलते हैं। अब देखो परिवृत्त की क्या एक फॉर्मूला होता है, आर की वैल्यू जो होती है ये होती है a/√3, ठीक है। और स्मॉल आर जो होता है अंतःवृत्त का जो रेडियस होती है उसकी होती है a/2√3। मतलब इनका जो आपस में रेशियो होता है ना वो 2:1 का होता है। ये दुगनी होती है, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो दुगनी होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या से। तो इनके बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, तो हम एक को निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, πr² - πr², ये पूछना चाह रहा है। देखो पाई कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 8/√3 और इसका कर देंगे स्क्वायर, और ये पाई बाहर चला गया तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 8/2√3 और इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या है 8/√3 कॉमन ले लेता हूँ मैं और स्क्वायर में ही कॉमन ले लेता हूँ। तो ये क्या ऊपर आ जाएगा 64 और नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या 1 बचेगा और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर बच रहा था तो ये क्या हो गया 1/4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 और इधर आ गया 64/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 64 चला गया 16 बार और पाई यहाँ था ही, तो ये क्या आंसर आ गया 16 पाई इसका आंसर आ गया। बट ये पाई के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 × 22/7 की वैल्यू पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 50 से ही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, बी इसका आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई प्रत्येक को 10% बढ़ाया गया, इससे बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि हुई। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये मेथड लगता है, सक्सेसिव डिस्काउंट में ये मेथड लगता है, पॉपुलेशन में ये मेथड लगता है, और वॉल्यूम एरिया बढ़ रहे हैं घट रहे हैं इसमें भी ये मेथड लगता है। मैं आपको बताता हूँ। देखो लंबवृत्तीय बेलन का फॉर्मूला क्या होता है उसके आयतन का, πr²h, मतलब r 2 बार आ रहा है और h 1 बार आ रहा है। यहाँ पे क्या 10% बढ़ रहे हैं ये दोनों ही, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 वैल्यू थी 1 बढ़ गया तो 11 हो गई। अब r 2 बार आ रहा है, रेडियस 10% बढ़ी तो 10 से 11 हो गई, और दूसरी बार 10 से 11 हुई बिकॉज ये r का स्क्वायर है। अब हाइट भी सेम उसी परसेंटेज में इंक्रीज हुई है, अगर इसमें नहीं होती डिफरेंट में होती, मान लो 20% पे होती तो 20% की वैल्यू के हिसाब से रखते, पर यहाँ पे 10% हुई इसलिए 10 से ही 11 रखेंगे। तो ये कितना आ गया 1000 आ गया और ये आ गया 1331। ये पूछ रहे कितने % की वृद्धि हुई। देखो 331 की वृद्धि हुई कितने पे 1000 पे, तो कितने % हो गए 33.1%। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रम से 135 मीटर और 155 मीटर है, क्रमानुसार 30 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रही हैं। बताइए इन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो एक दूसरे से विपरीत जा रही है, ठीक है ना, तो दोनों लेंथ पार करनी पड़ेंगी। ये तो दोनों कंडीशन में पार करनी होंगी, वो विपरीत जा रही हो या सेम डायरेक्शन में जा रही हो। तो कितने मीटर इनको पार करना पड़ेगा, 135 मीटर तो इसकी लेंथ हो गई और 155 मीटर इसकी लेंथ हो गई, ये दोनों मीटर में आ गया। और ये हम निकाल लें टाइम, समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल कितनी होगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी, तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और ऊपर मीटर है इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, तो 5/18 से इसको गुणा करनी पड़ेगी। तो 18 से ये कितना गया 5 बार, और ये ऊपर क्या आ गया ये 290 आ गया, और नीचे कितना 25, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.6 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया, डी इसका आंसर हो गया। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलगाड़ी एक नियत दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, यदि वापसी में उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हो
और यात्रा पूरी करने में कुल 2 घंटे 15 मिनट का समय लगा, तो तय की गई कुल दूरी बताओ। तो देखो पहले हमें औसत चाल निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो औसत चाल क्या आएगी, 2 गुणा ये 8 से गया और 10 से वापस आया और बटे 8 + 10, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा। अब देखो ये पूछ रहा है कुल दूरी, तो दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब देखो चाल आ गई 160/18 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट को क्या 1/4 आवर लिख सकता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 से ही 1/4 आवर, मतलब 4 दूनी 8 और एक 9/4 घंटे। तो इसकी इसमें गुणा कर देंगे समय की जगह 9/4 आवर की, ठीक है ना। तो ये 9 से ही 18 गए 2 बार, और 8 दूनी 16 से ये 2 बार गए, ये आ गए 20 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर। आंसर कौन सा हो गया, 20 का आंसर हो गया। 16 क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा और बीटा जो इनके मूल हैं, और ये एक इक्वेशन दे रखी है x² = x + 7। इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, x² - x - 7 = 0, और इसकी कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c = 0 से, ठीक है। और यहाँ से हम मूल निकालेंगे, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। जो x का कोफिशिएंट है वो, और x² का कोफिशिएंट है a, ये दोनों रखेंगे। तो माइनस, और b की वैल्यू क्या है -1 आ रही है यहाँ से, तो -1 रखेंगे, और बटे में क्या है a की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पे, तो ये बटे में 1 रखेंगे, ये आ जाएगा 1, ठीक है। अल्फा बीटा निकालेंगे, ये होता है c/a। अभी देखो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी -7, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ गया -7, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में। तो हमने दोनों वैल्यू निकाल ली है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। अभी एक्सप्रेशन हमको सॉल्व करना है, तो ये क्या होगा अल्फा² + बीटा² और बटे में हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा² + बीटा² की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, यहाँ से निकालेंगे हम, इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा बीटा और बराबर 1 का स्क्वायर, ठीक है। अल्फा² + बीटा² को ऐसे ही रहने दो, अल्फा² + बीटा² + 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी -7, तो ये कितनी हो जाएगी, ये -14 हो जाएगी, और इक्वल टू 1 है, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 15 हो जाएगी, मतलब अल्फा² + बीटा² की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये 15 आ गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -7, तो -15/7 इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा है 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी कंपेयर कर देते हैं ax² + bx + c से, ठीक है। तो यहाँ से क्या है अल्फा प्लस बीटा मैं निकालूंगा, तो एक होता है -b/a। b होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, और a होता है जो x² का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी, ये p आ जाएगी यहाँ पे, और बटे a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये -p हो गया अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा अल्फा² + बीटा² बटे अल्फा बीटा। तो मेरे को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी अल्फा² + बीटा² की, वो मैं अभी निकाल देता हूँ। अल्फा² + बीटा² की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, +2 अल्फा बीटा, इसको हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, और इधर ये p का स्क्वायर हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे को पता है क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू c/a होती है, ठीक है। और c यहाँ पे क्या है q है, और a क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया q/1, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अल्फा² + बीटा² क्या आ जाएगा बराबर p², और ये इसको इधर साइड ले आएंगे, तो 2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 2q, तो p² - 2q हो गया इसकी वैल्यू, तो p² - 2q रख देंगे, और बटे में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है q, तो बटे में आ गया q। अभी इसका आंसर देखो कौन सा आ रहा है, a इसका आंसर हो जाएगा। चारों क्वेश्चन देखते हैं। tan² θ - sin² θ बोल रहा है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। देखो यहाँ से हम tan² θ हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 - sin² θ, और बटे में आ गया tan² θ, ठीक है। अब देखो 1 - ये tan² θ क्या होता है sin² θ बटे cos² θ, तो sin² θ को तो ऐसे ही रखे रहने दो, यहाँ पे फिर sin² θ, और ये cos² θ चला जाएगा ऊपर, ये tan की वैल्यू मैंने पुट की है, ठीक है। यहाँ से क्या है sin² θ से sin² θ कट गया, यहाँ ये बाहर वाला tan² θ यहीं पे है, तो ये tan² θ, और ये क्या हो जाएगा 1 - cos² θ, और 1 - cos² θ को क्या बोलते हैं sin² θ। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखो पहले हम नंबरिंग कर लेंगे। देखो नंबरिंग कर लिए मैंने इसकी, उसके बाद ये देख लिया कि जैसे 1 नंबर पे ट्रायंगल, तो 6 ट्रायंगल तो यही हो जाएंगे जो मैंने नंबरिंग किए हुए। उसके बाद क्या करते हैं कि 1 से कौन कौन सा जॉइंट है, तो देखो 1 से 2 जॉइंट है,
तो 1 2 एक ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल बन गया। उसके बाद 1 2 3 मतलब इन तीनों को मिला के फिर एक ये ट्रायंगल बन गया। 1 4 2 मतलब 1 4 और 2 तो ये वाला ट्रायंगल बन गया। अब 1 वाले सारे एडजस्ट हो चुके हैं हमारे पास। अभी हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 3 6 ये बन जाएगा, 2 के भी एडजस्ट हो गए। अभी 3 का देखते हैं, तो 3 का क्या 3 और 6 बनेंगे पहले, तो ये वाला ट्रायंगल, फिर 3 6 5 का बनेगा। अभी 3 भी एडजस्ट हो गया। अभी क्या है 4 का देखते हैं, तो 4 5 का बनेगा और 4 5 6 का बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा। और एक ट्रायंगल इन सारे का, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो ये बनेगा। तो अब इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 6 ये थे, तो कितने ट्रायंगल हो गए 16 ट्रायंगल हो गए। तो आंसर कौन सा हो गया, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 1:2 है। त्रिभुज का तृतीय कोण उन दो कोणों के योग के बराबर है। देखो पहले दो कोणों का योग दे रखा है 1 और 2, तो तीसरे के लिए बोल रहा है कि इन दोनों के योग के बराबर है, तो तीसरा कितना हो जाएगा 3। अभी देखो 3 और 2 5 और 6, मतलब अगर मैं इसको x के फॉर्म में लिखूं तो ये कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x। अब इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो 6x आ गया। और 6x की वैल्यू क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 30, और तृतीय कोण पूछ रहा है, ये 3x था। 3x में x की वैल्यू 30 रख देता हूँ, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो गया डी। आप ये डायरेक्टली भी बोल सकते हो, आप देख के डायरेक्टली भी बोल सकते हो, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है पेपर में, आप डायरेक्टली बता सकते हो ये 1 2 है, जो थर्ड वाला बचेगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो वो 3 है, और ये कंडीशन सिर्फ 90 डिग्री होगा तभी पॉसिबल हो पाएगी। मैं आशा करता हूँ मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इनको शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।